तो चलो यार, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। आज की जो कहानी है वो प्रिया की है। प्रिया एक ऐसी लड़की जिसे सिर्फ अकेले रहना पसंद था। ये बात तब की है जब मैं बहुत छोटा था और मैं और मेरी फैमिली एक किराए के घर पे रहते थे। हमारे घर के पास एक घर था सीमा आंटी का, और प्रिया जो थी वो सीमा आंटी की बेटी थी। प्रिया एक ऐसी लड़की थी जो बहुत अजीब थी। ना वो किसी से बात करती थी, ना वो कहीं खेलने जाती थी, इवन अपने घर वालों तक से बात नहीं करती थी। बस सारा दिन एक कोने में बैठी रहती थी। अब उसकी इस हरकतों से ना उसके घर वाले भी इतने परेशान थे कि ये लड़की कुछ बोलती क्यों नहीं है। वो उससे कुछ भी पूछें, कुछ भी करें, वो कोई जवाब नहीं देती थी, बस एक कोने में बैठी रहती थी। प्रिया और मैं ना 7th स्टैंडर्ड तक एक ही स्कूल में थे। हालांकि बचपन की सब चीज़ें मुझे याद तो नहीं है, पर प्रिया की कुछ बातें मुझे आज भी याद है। उस वक्त ना हम फर्स्ट क्लास में थे और हमारा इंग्लिश का टेस्ट चल रहा था। अब हमारा क्या था ना, कुछ ऐसे रोल नंबर वाइज तो था नहीं, तो मेरे पीछे मेरा दोस्त रोहन और मेरे आगे प्रिया बैठी थी। अब ये सब टेस्ट चल रहा है और मेरे को कुछ चीज़ें नहीं आती थी, कुछ रोहन को नहीं आती थी, तो हम दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे। बच्चे थे तो दोनों एक दूसरे को बता देते थे। अब तभी मैं देख रहा हूँ कि यार प्रिया कुछ लिख नहीं रही, तो मुझे लगा शायद उसे नहीं आता होगा। तो मैंने बोला, प्रिया अगर तुम्हें नहीं आता तो मैं बता देता हूँ, तुम लिख लो। पर उसने कुछ ऐसे रिस्पॉन्स ही नहीं करा, जैसे सुना ही नहीं। तो मैंने फिर से बोला कि प्रिया अगर तुम्हें नहीं आता तो मैं बता देता हूँ ना, तुम लिख लो। तो ना बड़े ऐसे गुस्से से और रूड सा होकर बोली कि नहीं लिखना मुझे। मैं कहा यार इसे क्या हो गया, मैं तो बस हेल्प ही कर रहा हूँ ना। इतने में क्या हुआ, प्रिया की आवाज़ सुन के मैम आ गई उसके पास, और मैम ने उसे बोला कि प्रिया तुम कुछ लिख क्यों नहीं रही हो। तो बस मैम को दिखाने के लिए ना उसने अपनी पेंसिल उठाई और यूं ही कुछ ड्रॉ करने लग गई, या पता नहीं कि कुछ लिखने लग गई। थोड़ी देर बाद टेस्ट खत्म हो गया और हमारी लंच ब्रेक हो गई। अब हमारे स्कूल में क्या था ना, एक छोटी सी ग्राउंड थी जहाँ बच्चों के लिए झूले लगे हुए थे। अब सब बच्चे वहीं जाके खाना खा लेते थे। पर प्रिया इतनी अजीब थी कि वो वहाँ भी ना एक पेड़ के नीचे अकेले बैठ के खाना खाती थी, और जब भी कोई उसके पास जाता था ना तो ऐसे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाती थी। खाना खाते खाते भी ना कुछ अजीब सी हरकतें करती थी। कभी वो एक बाइट खुद खाती थी, एक बाइट फेंक देती थी, फिर एक बाइट खाती, फिर एक बाइट फेंक देती। अब हमें समझ नहीं आता था यार ये चीज़ें क्यों करती है। और ना ऐसे खाना खाते हुए वो ना ऐसे स्माइल कर रही होती थी जैसे किसी से बात कर रही है, पर वहाँ तो कोई होता ही नहीं था। वो प्रिया जो कभी क्लास में हंसती नहीं थी, किसी से बोलती नहीं थी, वो खाना खाते वक्त अजीब सी चीज़ें करती थी। उसकी ये सब अजीब हरकतें देख के ना प्रिंसिपल ने काफ़ी बार उसके घर वालों को कंप्लेन करी कि ये स्कूल में ऐसे खाना नहीं खाती है और ऐसे अजीब अजीब हरकतें करती है। पर अब उसके घर वाले भी क्या कर सकते थे। उसके घर वाले बोल रहे कि ये हमारी सुनती ही नहीं है, हम इसे कुछ भी बोलें, कुछ भी समझाएं कि ये मत कर बेटा, वो मत कर, पर वो कुछ सुनती ही नहीं है। उन्हें लगता था कि शायद उनकी बेटी अब नॉर्मल है या थोड़ी पागल है। उन्होंने ना इस चीज़ के लिए काफ़ी बार डॉक्टर को भी दिखाया, पर डॉक्टर बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, सब सही है। पर प्रिया की ऐसी उल्टी सीधी हरकतों की वजह से ना उसके घर वालों का उससे लगाव खत्म हो गया था। अब 1 साल बाद क्या हुआ ना, सीमा आंटी के घर एक लड़का हुआ, मतलब सीमा का छोटा भाई। अब उसके आने के बाद ना प्रिया के माँ बाप का पूरा ध्यान प्रिया से हट ही गया। जो थोड़ा बहुत उनको लगाव था भी, अब वो भी नहीं रहा। उनके लिए उनका बेटा ही सब कुछ था। अब इस चक्कर में ना प्रिया और अकेली हो गई। धीरे धीरे क्या हुआ, प्रिया थोड़ी और अजीब होती गई। पहले था कि खाना खाती थी तो ऐसी हरकतें करती थी। अब क्लास चल रही है तो ऐसे चलते चलते एकदम से खड़ी होती थी और चिल्लाना शुरू कर देती थी। कभी टीचर को घूर रही है और बस घूरती चली जा रही है। अब सब लोग इतने परेशान थे, टीचर भी बार बार प्रिंसिपल को कंप्लेन करती थी कि मैम ये पढ़ती नहीं है, ऐसे हरकतें करती है, चिल्लाने लग जाती है। फिर वही प्रिंसिपल उसके घर वालों को बोलते थे, घर वाले कुछ रिस्पॉन्स नहीं करते थे कि भाई हम क्या कर सकते हैं, ये सुने हमारी तो हम इसे समझाएं ना, आप ट्राई कर लो अगर समझती है तो। अब स्कूल वाले तो चाहते थे उसे निकाल दे, पर निकालें कैसे, क्योंकि प्रिया के जो पेरेंट्स थे, मतलब प्रिया के जो पापा थे वो पॉलिटिक्स में थे, इसलिए उसे स्कूल से भी नहीं निकाल सकते थे क्योंकि उनकी थोड़ी बहुत चलती थी। अब ना काफ़ी साल तक ऐसे ही चलता रहा। फिर जब हम लोग 8th स्टैंडर्ड में हुए ना, तो प्रिया के घर वालों ने उसे स्कूल से निकाल के बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। मतलब हमारे स्कूल से उन्होंने हटवा दिया और बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया, क्योंकि उनको था कि यार प्रिया तो है, अजीब सी हरकतें करती है घर पे, और जो उसका भाई था वो अच्छा था, मतलब वो पढ़ने लिखने में भी अच्छा था और खेल कूद में भी अच्छा था, तो मतलब वो बाकी नॉर्मल इंसान की तरह, नॉर्मल बच्चों की तरह था। इनको था कि ऐसा ना हो प्रिया के साथ रह रहे कि ये भी उसकी तरह हो जाए, तो इसलिए इन्होंने प्रिया को बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। अब 1 साल और बीत गया। 1 साल बाद क्या हुआ, हम सारे ऐसे गली के जो बच्चे थे गली में खेल रहे थे। अब खेलते खेलते हम देख रहे हैं कि प्रिया आ रही है अपने पापा के साथ, शायद उस वक्त वो बोर्डिंग स्कूल से वापस आ रही थी। अब हमें लगा यार प्रिया ये तो मतलब पता ही है ना जैसे थी, क्या ही बात करेगी। पर जब इस बार प्रिया आई तो वो बिल्कुल बदल चुकी थी। उसने ऐसे नॉर्मल आके बात करी, हाय हेलो करा, पूछा कैसी चल रही है पढ़ाई, अपने बारे में बताया। मतलब हम देख के हैरान कि वही प्रिया है जिसके साथ बचपन से हम पढ़े हैं। ये तो कितनी अजीब थी ना यार, किसी से बात नहीं करती थी, कुछ बोलती नहीं थी। पर चलो फाइनली बोर्डिंग स्कूल जाके सही ठीक तो हो गई। अब उसकी इस बात से ना उसके घर वाले भी बहुत खुश थे कि चलो ठीक है, लड़की अब बोर्डिंग स्कूल से 1 साल बाद आई है और अच्छे से बात कर रही है। सब लोग यही तो चाहते हैं ना कि बच्चे बात करें, सब सही रहे, तो उसके घर वाले भी बहुत खुश थे। अब शायद 1 हफ्ता हुआ होगा और प्रिया 1 हफ्ते बाद वापस बोर्डिंग स्कूल चली गई। अभी 2-3 महीने बीते थे कि एक दिन प्रिया के स्कूल से कॉल आया कि प्रिया ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है। उसने शायद कुछ पॉइजनस पी लिया था, कुछ शायद फेनाइल पी ली थी या कुछ ऐसा पॉइजनस पी लिया था जिस वजह से वो हॉस्पिटलाइज है।
अब ये न्यूज़ सुन के ना उसके घर वाले बहुत परेशान हो गए और दोनों हॉस्पिटल गए। पर जब हॉस्पिटल जाके देखा तो प्रिया तो ठीक थी, पर उसका जो नॉर्मल बिहेवियर था वो वापस चेंज हो गया था। वो वापस पहले की तरह वैसे ही जैसे पहले थी शुरू से बचपन से वैसे हो गई थी। अब एक दिन बाद प्रिया ठीक हो गई तो उसे वापस घर ले आया गया। अब घर वाले ना उससे बहुत तंग आ गए हुए थे। उन्हें मतलब एक टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि उसके घर वाले चाहते ही नहीं थे कि वो बचे। हम लोग जो प्रिया के साथ सिर्फ दिन में शायद 4-5 घंटे रहते थे स्कूल में, हम लोग उससे इतना परेशान हो जाते थे। उसके घर वाले जो थे वो तो कब से उसे ऐसे ही झेल रहे थे। उसके पेरेंट्स ने बताया कि प्रिया बचपन से ही बड़ी अजीब थी। मतलब वो पूरी पूरी रात सोती ही नहीं थी। अगर वो दिन में सो जाए तो ठीक है, वरना रात भर वो सोती ही नहीं थी। वो बचपन से ही ऐसी थी, जैसे कि जब वो पैदा हुई थी ना तब से वो ऐसी थी। और ना वो कभी रोती थी, ऐसा लगता था कि उसे रोना आता ही नहीं है। फिर जब थोड़ी बड़ी हो गई ना तो उसका बस एक ही काम था, घर पे आना और अपने वही एक कोने में बैठे रहना और किसी से कोई बात नहीं करना। उसके पेरेंट्स ना अब इस बात पे बहुत गुस्सा थे कि किस वजह से उसने ऐसे फेनाइल पी ली, ऐसे सुसाइड अटेम्प्ट करा, क्या वजह थी। उसके पेरेंट्स ने उसे कभी मारते नहीं थे, पर उस दिन पता नहीं क्या हुआ कि उसकी मम्मी को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने सबके सामने उसे थप्पड़ मार दिया। जैसे थप्पड़ मारा ना प्रिया जोर जोर से रोने लग गई। वो प्रिया जिसे किसी ने आज तक रोते नहीं देखा था वो आज बहुत रो रही है, बहुत रो रही है। और रोते रोते बोल रही है कि मैंने क्या किया है, मैंने खुद से थोड़ी पिया है, मेरे को तो पिला दिया गया ना, मेरी कोई गलती नहीं है। उसकी मम्मी ने बोला पिला दिया गया मतलब किसने पिला दिया। तो वो फिर चुप हो गई और कुछ नहीं बोली। तो उनको लगा शायद किसी ने हॉस्टल में पिला दिया होगा। पर उसके पेरेंट्स ना मतलब ऐसा था कि उनको एक तो लगाव नहीं था उससे, तो उनको था कि यार छोड़ ना, कौन इंक्वायरी करने जाए, कौन झमेलों में पड़े, तो ख़त्म करो बात। पर सब रिश्तेदारों और जो भी आसपास के थे उन्होंने बोला कि यार ऐसा थोड़ी होता है, आपकी लड़की वापस हॉस्टल जाएगी, फिर कुछ हो गया, किसी ने कुछ कर दिया, तो इससे अच्छा आप हॉस्टल में पता करो कि किस वजह से ये सब हुआ। और उसके पेरेंट्स बोल रहे अरे नहीं ये ऐसे झूठ बोलती है, ड्रामा करती है, नौटंकीबाज है। मतलब ऐसा था उनको विश्वास ही नहीं अपनी लड़की पे। उनको मतलब यह ना कि एक तो अपनी लड़की होती, बंदे को विश्वास होता अपने बच्चों पे, उन्हें कोई विश्वास ही नहीं था उस पर। अब सबने जब इतना बोला ना कि नहीं नहीं आप पता करो, ऐसे नहीं होता, एक बार जाना चाहिए, तो उसके घर वाले मान गए कि ठीक है हम जाके पता करते हैं। जब उसके घर वालों ने हॉस्टल जाके पता करा तो उन्हें कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि सब लोग बोल रहे थे कि वो तो हमसे कभी बात ही नहीं करती थी, हमें नहीं पता उसके साथ क्या हुआ। अब जब कोई बता ही नहीं रहा तो क्या कर सकते हैं, तो उसके घर वाले वापस आ गए। अब कुछ टाइम बाद क्या हुआ, प्रिया ठीक हो गई। अब वापस उसे हॉस्टल भेजना था। अब उसके घर वाले उसे हॉस्टल छोड़ने जाने लगे तो सबने मना करा कि अरे रहने दो, क्यों हॉस्टल भेज रहे हो, यहीं पे पढ़ा लो। तो बोले कि नहीं ऐसा नहीं है, पिछली बार भी हॉस्टल से वापस आई थी तो ठीक थी, इसे हॉस्टल ही भेज देना चाहिए। अब उसे हॉस्टल छोड़ने गए हैं, पर वही है ना स्कूल में अब सुसाइड अटेम्प्ट किया था तो स्कूल वाले भी वापस नहीं ले रहे थे। पर भाई उसके पापा की थोड़ी बहुत जान पहचान थी जिस वजह से भाई ले लिया वापस। अब चलती थी उनकी तो ले लिया। अभी बस 2-3 महीने और बीते होंगे, एक दिन फिर हॉस्टल से कॉल आया कि प्रिया ने इस बार अपने हाथ की नस काट ली है। प्रिया वापस हॉस्पिटल में थी। अब इस बार ना ये बात सुन के ना प्रिया के पेरेंट्स हद से ज़्यादा तंग आ गए कि यार क्या है ये लड़की, अगर मरना ही है तो एक बार कूद के मर जाए, रोज रोज क्या ड्रामा बना रखा है ये। उसके बाद सब हॉस्पिटल गए, पर तब तक देर हो गई थी, प्रिया की डेथ हो चुकी थी। उसकी डेथ के बाद ना सब लोग वैसे सैड थे, शायद उसके पेरेंट्स भी, क्योंकि जैसी भी थी बेटी थी उनकी, पर उनकी सैडनेस कहीं दिख नहीं रही थी किसी को। उसके बाद जब वो हॉस्टल में दोबारा गए ना कि चलो इस बार पता करते हैं कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, भाई हॉस्टल में दिक्कत है या हमारी बेटी में दिक्कत है, बार बार, पहली बार उसने फेनाइल पी ली चलो बच गई, दूसरी बार तो वो मर गई ना। अब उनको भी थोड़ा सा गुस्सा था या कुछ पूछना था, तो वो लोग वापस हॉस्टल गए। जब वो हॉस्टल गए तो उन्हें वहाँ जाके पता चला कि प्रिया जो थी वो हॉस्टल में भी अजीब अजीब चीज़ें करती थी। जैसे वो कभी टेरेस पे जाके ऐसे अकेली बात कर रही है जबकि वहाँ कोई होता भी नहीं था, कभी रूम में बैठ के किसी से बात कर रही है जबकि रूम में कोई नहीं होता था, पर बाहर लोगों को रूम में से 2 लोगों की बात करने की आवाज़ आती थी, एक तो प्रिया, पर दूसरा कौन था जिसकी आवाज़ आती थी, तो वो उन्हें आज तक कभी पता नहीं चला। और जिस दिन प्रिया ने फेनाइल पी थी उस दिन वो सुबह से ना बड़ी परेशान थी। सुबह से अपने हॉस्टल के जो रूममेट्स थे या फिर जो हॉस्टल में और लोग रहते हैं उन सबको जाके बोल रही थी कि आज बहुत मुश्किल दिन है मेरे लिए, हो सके तो मुझे बचा लेना। सबके पास जाके ऐसे गिड़गिड़ा रही है, मिन्नतें कर रही है कि प्लीज़ हो सके तो आज मुझे बचा लेना, आज बहुत मुश्किल दिन है मेरे लिए, प्लीज़ तो मुझे बचा लोगे ना। सुबह से बस यही सब बोलती जा रही है और उसकी बात को ये ना समझा ही नहीं। सबको लगा रहे यार ड्रामेबाजी है इसकी, वैसे कुछ बोलती नहीं, पता नहीं पागल है क्या है, तो कोई ध्यान ही नहीं दिया उसकी बात पे। पर जब उसने फेनाइल पी ली ना तब सबको बड़ा शौक लगा कि यार वो सुबह से बोल रही थी कि आज बहुत मुश्किल दिन है मेरे लिए, आज मुझे बचा लेना, पर पता नहीं क्यों कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया फिर भी किसी बच्चे ने जाके वार्डन को ये बात नहीं बताई कि हाँ वो सुबह से ऐसे बोल रही थी। शायद अगर बता देते तो प्रिया आज बच जाती। उसके बाद जब प्रिया वापस हॉस्टल आई, जब वो फेनाइल पी ली, वो सब काम हो गया और वापस हॉस्टल आ गई, तो उसके बाद ना वो सबको बोल रही थी कि इस बार बहुत मुश्किल है, इन लोगों को मुझे वापस नहीं भेजना चाहिए था, कम से कम घर पे इसे डर था, यहाँ ये नहीं डरता है, घर पे ये सब नहीं करता था, यहाँ ये मुझे बहुत परेशान करता है, मैं बहुत परेशान रहती हूँ, मैं ना किसी को बोलती नहीं हूँ क्योंकि ये मुझे बोलने नहीं देता, पर अब जब मैं बोल रही हूँ ना तो ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है, बहुत तकलीफ दे रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। और ना बहुत ऐसी ऐसी बातें कर रही थी
पर हॉस्टल में सबको पता था कि ये सब मतलब बोलती है ऐसा, पर कोई उस पर ध्यान ही नहीं देता था। अब ये सब बातें सुन के ना प्रिया के घर वालों को ऐसे और लगने लग गया कि शायद हमारी बेटी पागल ही थी, तो ही ऐसी सब बातें कर रही थी कि हाँ वो हो जाएगा, बचा लेना। तो उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि लड़की सही में प्रॉब्लम में थी या क्या थी। उनको था कि अरे वो तो पागल है ना। पर जिस दिन उसने अपने हाथ की नस काट ली थी, उस दिन वो सुबह से सबको बोल रही थी कि इस बार नहीं हो पाएगा, मुझे वापस नहीं भेजना चाहिए था, अब ये लोग मुझे खो देंगे, पर क्या फ़र्क पड़ता है, खो दें तो अच्छा ही है ना। पर मुझे ना फिक्र किसी और की है, तो अगर मुझे कुछ हो जाए ना तो उन लोगों को बोलना उसे बचा ले। और बस ना बार बार यही बोलती जा रही थी कि उन लोगों को बोलना कि उसे बचा ले, उसे बचा ले। अब ये सब सुन के उसके पेरेंट्स को एकदम शौक लग गया कि किसे बचा ले और किसे बोलने की बात कर रही है वो। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस थोड़ी देर और ऐसे बातें चली, उसके बाद उसके पेरेंट्स घर आ गए। अब 5-6 दिन बीते होंगे तो उसके पेरेंट्स ऐसे बहुत गिल्टी में थे इन दिनों की, यार पता नहीं किस मुसीबत में थी प्रिया, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, पता नहीं बेचारी को क्या क्या सहना पड़ा होगा अपनी ज़िंदगी में। अब ना 1-2 दिन और बीते होंगे और प्रिया के घर वाले सो रहे थे। अचानक रात को उसके भाई उठा और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गया, मैं इस बार मेरी बारी है, अब वो मुझे ले जाएगा, इस बार मेरी बारी है। और ये सब सुन के ना उसके पेरेंट्स रोने लगे, क्योंकि उनको अपने बेटे से बहुत प्यार था। वो बचपन से ही नॉर्मल था, अच्छे से बात करता था, पढ़ाई करता था, सब एक्टिविटीज़ में अच्छा था, तो उनको उससे बहुत प्यार था। वो प्रिया की तरह नहीं था ना, क्योंकि प्रिया तो थोड़ी अजीब थी। पर ये सब सुन के ना उसके पेरेंट्स इतने परेशान हो गए और फिर से प्रिया को ही कोसने लग गए कि उस लड़की ने पता नहीं क्या कर दिया है, पूरी ज़िंदगी हमको परेशान कर रहा है, मरने के बाद भी हमें परेशान कर रही है, पता नहीं कब पीछा छोड़ेगी हमारा। अब ये बात सुन के ना उनका जो बेटा था वो ज़ोर से चिल्लाने लगा और बोला कि दीदी ने कुछ नहीं किया है, दीदी ने तो मुझे और आप सबको बचाया है, दीदी के बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगा मैं, आप लोगों के चलते तो दीदी चली गई ना। और ऐसे बहुत ब्लेम करने लगा अपने पेरेंट्स को कि आप लोगों के चलते दीदी मर गई है, ये है वो है, दीदी को इतना बुरा भला बोल रहे हो, आप लोग कैसे पेरेंट्स हैं आप, और बस दीदी के चलते तो हम सब सेफ है ना। और बस ये सब बोलते बोलते ना पता नहीं वो कब सो गया। अब अगले दिन क्या हुआ, प्रिया के जो पेरेंट्स थे वो डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खा रहे थे और प्रिया का जो भाई था जिसका नाम आयुष था वो सो रहा था रूम में। अब अचानक से प्रिया की मम्मी को लगा कि पर्दे के पीछे कोई खड़ा है, तो उनको लगा शायद आयुष उठ गए। तो इन्होंने बोला, आयुष बेटा तुम वहाँ क्यों हो और उठ क्यों गए तुम? पर कुछ जवाब नहीं आया। तो फिर उसके जो पापा थे उन्होंने आवाज़ लगाई, आयुष बेटा वहाँ क्या कर रहे हो, चलो यहाँ आओ, यहाँ बैठ जाओ, और तुम उठ क्यों गए, कल स्कूल है ना तुम्हारा। पर फिर भी कोई आवाज़ नहीं आई। तो उसकी मम्मी को लगा कि शायद नहीं आवाज़ दे रहा। तो उठ के जब गए उन्होंने देखा कि पर्दे के पीछे तो कोई नहीं था और आयुष तो सो रखा था। तो उनको लगा हो सकता है यार वहम हो, तो बस दोनों खाना खा के सोने चले गए। अब अगले दिन क्या हुआ कि आयुष का सुबह स्कूल होता है, तो उसके पेरेंट्स उसे उठा रहे थे, पर आयुष उठ ही नहीं रहा था। उन्होंने बड़ी कोशिश करी। अब बहुत कोशिश करने के बाद उनको पता चला कि आयुष बेहोश है। अब ये लोग ना एकदम से टेंशन में आ गए कि यार इसे क्या हो गया, और फटाक से आयुष को हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ डॉक्टर ने सब चेकअप करा, टेस्ट किए, पर सब नॉर्मल था। अब डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा था यार किस वजह से बेहोश हो गया। पर थोड़ी देर बाद आयुष को होश आ गया, इसलिए उसको घर वापस ले आए। अब आयुष की मम्मी ने बोला कि आयुष एक काम करो, तुम आज हमारे साथ ही सो जाना। तो वो उनके साथ सो गया। अब रात के 2-3 बजे होंगे तो आयुष की मम्मी को ऐसा फील हुआ कि आयुष बेड पे नहीं है। जब उन्होंने उठ के बाहर जाके देखा तो आयुष किचन में बैठा है और किचन से जो ड्रॉर होते हैं वहाँ से ऐसे चीज़ें निकाल निकाल के बाहर फेंक रहा है। तभी उसकी मम्मी ने बोला, आयुष क्या कर रहे हो ये, और क्यों फेंक रहे हो ये सब चीज़ें। जैसे ही आयुष पलटा ना, उसका पूरा चेहरा आंसू से भरा पड़ा था और बहुत रो रहा था और बहुत रो रहा था और बस बोल रहा था कि नहीं मुझे ये सब चाहिए, मैं सब लेके जाऊँगा। ये कहते हैं कि सब कुछ लेके नहीं जा सकते हो, पर मैं सब कुछ साथ लेके जाऊँगा, मेरा है सब कुछ। और ये सब बोलते बोलते ना आयुष फिर से एक बार बेहोश हो गया। अब उसकी मॉम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गई कि सुनिए, देखिए आयुष को क्या हुआ, जल्दी आइए। तभी दोनों मिलकर आयुष को वापस हॉस्पिटल लेके गए। अब डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रहा था कि इसके टेस्ट करे हमने, सब कुछ नॉर्मल है, तो किस वजह से ये बेहोश हो रहा है। और जैसे ही इसे होश आता है वापस नॉर्मल हो जाता है। फिर थोड़ी देर ना उसको ऐसे मतलब डॉक्टर ने किया, टेस्ट वेस्ट किए सब कुछ थोड़े बहुत, और थोड़ी देर बाद वापस उसे होश आ गया। अब यार किसी को समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। घर पे ये बेहोश हो जाता है, जब इसे लाया जाता है उसके बाद ये ठीक हो जाता है, तो उसे वापस फिर घर ले जाया गया। अब जब वो घर लेके गए तो आयुष अभी मतलब 10-15 मिनट होंगे घर में घुसे हुए। आयुष अचानक से फिर से बोलने लग गया कि ज़्यादा समय नहीं है मेरे पास, मैं नहीं बचूंगा। अब ये सब सुनते ना आयुष की मुँह फिर से रोने लग गई कि नहीं नहीं बेटा तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, पागल हो क्या तुम, और अगर तुम चले जाओगे तो हमारा क्या होगा। तभी आयुष बोला कि दीदी के मरने से तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना। उसकी मम्मी बोली कि उसके मरने से क्यों फ़र्क पड़ेगा, वो ऐसी थी ही नहीं कि जिसके मरने से किसी को फ़र्क पड़े। तो आयुष ने बोला कि कैसे माँ बाप है आप लोग, ऐसे कैसे कर सकते हो आप, बेटी थी ना वो आपकी, ऐसे कैसे बोल सकते हो आप, बहुत गंदे हो आप लोग। और बहुत मुश्किल से आयुष को ऐसे शांत किया गया, उसे सुलाया गया। अगले दिन उसके पेरेंट्स ने आसपास के लोगों को बताया कि हमारे साथ ये सब हो रहा है, ये सब चीज़ें बीत रही हैं बड़े दिन से, जब से मतलब प्रिया की डेथ हुई है या उससे पहले से। तो सब लोगों ने वही एडवाइस करा जो सब करते हैं कि अगर डॉक्टर आपकी हेल्प नहीं कर पा रहा तो आप किसी पंडित या तांत्रिक से बात करो, शायद वो आपकी हेल्प कर पाए।
तो उसके घर वालों ने यही डिसाइड करा कि चलो ठीक है, हम किसी तांत्रिक से बात करते हैं, और वो लोग एक तांत्रिक बाबा के पास चले गए। जब वो लोग तांत्रिक के पास गए तो उसने बताया कि जिस घर में आप रह रहे हो उस घर में आज से बहुत साल पहले एक कपल रहते थे जिनका एक छोटा बच्चा था, और एक दिन वो खेलते खेलते बालकनी से गिर गया जिस वजह से उसकी डेथ हो गई थी। और उस कपल को इतना सदमा लग गया कि वो ऐसे मतलब पागल से हो गए थे, और कुछ साल बाद उन्होंने वो घर ही छोड़ दिया। पर प्रिया के पेरेंट्स प्रिया के पैदा होने से पहले जब इस घर में आए थे तो शायद उनको किसी ने बताया नहीं ये बात, या शायद जिस ब्रोकर से उन्होंने ये घर लिया था उन्होंने नहीं बताई, पर उन्हें इस बात का पता ही नहीं था कि यहाँ पे कुछ ऐसा भी हुआ है। और जब प्रिया पैदा हुई थी तो उसे बचपन से वो आत्मा दिखती थी, पर पता नहीं क्यों प्रिया की किस्मत अच्छी थी या क्या था, वो प्रिया के अंदर नहीं आ पा रही थी। पर जैसे जैसे प्रिया बड़ी हो रही थी उस आत्मा का प्रभाव प्रिया पे बढ़ रहा था, और जब तक प्रिया घर पे थी शायद उसके माँ बाप का साया था उस पर, घर पे ऐसा क्या था, वो आत्मा को उससे कुछ कर नहीं पा रही थी, बस ऐसे परेशान करती थी। पर जब प्रिया को बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया, वहाँ वो शायद ज़्यादा ताकतवर हो गई या वहाँ प्रिया उससे नहीं बच पाई, तो उसने प्रिया को मार दिया। पर अब प्रिया तो मर चुकी है, पर वो जो आत्मा है अब वो आयुष के पीछे पड़ गई है, और वो इतनी पावरफुल हो गई है कि अब वो आयुष का पीछा नहीं छोड़ेगी। अगर आयुष अभी तक जिंदा है ना तो बस प्रिया की वजह से, क्योंकि जब आयुष पैदा हुआ था तब से आज तक प्रिया ही उसको उस आत्मा से बचाती आ रही है। उस आत्मा ने आयुष को भी परेशान करने की कोशिश करी, पर प्रिया को लगा कि अगर ये आत्मा मेरे अंदर आ जाए तो शायद ये आयुष को परेशान नहीं कर पाएगी, तो इसलिए उसने मतलब वो आत्मा को ऐसे एग्री हो गई या मंजूरी दे दी कि ठीक है तुम मेरे अंदर आ सकते हो। वो आत्मा अब प्रिया के अंदर थी। ये सब सुनकर ना उसके पेरेंट्स बहुत रोने लग गए। तब आयुष ने बताया कि मुझे वो आत्मा भी दिखती है और दीदी भी दिखती है, और घर में जो शैडो दिखती है वो दीदी की है जो मरने के बाद भी मुझे बचा रही है। तब ना उन तांत्रिक बाबा ने बताया कि हम लोगों को पहले प्रिया की आत्मा को शांति दिलवानी पड़ेगी, जब वो सब हो जाए, प्रिया की आत्मा मुक्त हो जाए, उसके बाद ही हम उस आत्मा के लिए कुछ कर सकते हैं जो आत्मा परेशान कर रही है। उसके बाद ना कुछ पूजा हुई, कुछ घर में हवन हुए, और प्रिया की आत्मा को तो फाइनली मुक्ति मिल गई। पर जब उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई उसके बाद चीज़ें और बिगड़नी शुरू हो गई, और वो जो बच्चे की आत्मा थी वो आयुष की बॉडी में जाने की कोशिश कर रही थी। फिर दोबारा उन बाबा को बुलाया गया और घर में हवन शुरू हुआ। तभी अचानक ना आयुष ऐसे उठा, हवन कर जब चल रहा था एकदम से उठा और घर में ऐसे गोल गोल भागने लग गया, और ना ऐसे बोलने लगा कि नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा कहीं, मैं तो यहीं रहूंगा, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, मुझे यहाँ से नहीं जाना है। और ना फिर ऐसे रोने लग गया, काफ़ी घंटों तक ऐसे हवन चलता रहा और आयुष यही सब करता रहा। पर फिर उसके बाद आयुष बेहोश हो गया। तब उन बाबा ने कहा कि अगर आपको आयुष को बचाना है तो आपको ये घर आज ही छोड़ना पड़ेगा, और इंस्टेंट अभी ही छोड़ना पड़ेगा। तो बहुत मुश्किल से, एकदम से घर छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, फिर भी उन्होंने उसी दिन वो घर छोड़ा। जो सामान बच गया सो बच गया, जो वो लेके जा सकते थे वो ले गए। अब 2-3 महीने काफ़ी सारे हवन चले, काफ़ी सारी प्रक्रिया हुई, जिसके बाद आयुष फाइनली जाकर ठीक हो गया। अब वो आत्मा आयुष को नहीं दिखती है, ना वो उसे परेशान करती है, और आयुष अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा है। तो यही कहानी थी प्रिया की और उसके भाई आयुष की। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ बोलना हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।